एवोल्यूशन। इस चैप्टर की शुरुआत हमने कर ली थी एंड बिगिनिंग में एक थ्योरी आपसे डिस्कस हुई थी दैट वाज अबाउट बिग बैंग थ्योरी। एंड दिस वाज अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जहां तक मुझे याद है ये मैंने बताया था। एंड एवोल्यूशन ऑफ origin of universe took place about 20 billion years ago. $20 billion ago. That was done by a thermonuclear explosion. डिस्कस हुआ था ये। थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था एक डेंस स्ट्रक्चर में एंड आवर यूनिवर्स फॉर्म। थर्मोन्यूक्लियर है वो, NuClear। हाइड्रोजन एंड हीलियम बने, उसके बाद एनसीईआरटी लिखती कि यूनिवर्स बन गया 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले, और जब यूनिवर्स बना उसके थोड़े टाइम बाद हाइड्रोजन और हीलियम भी बन गए। एनसीईआरटी में लिखा, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे तो आइडिया होगा ना, कोई बात नहीं, पढ़ना ही हम। हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड लेटर। अब फिर एक हाइपोथेसिस हमारे पास हमारे सोलर सिस्टम की है। एक तो यूनिवर्स की हो गई बिग बैंग थ्योरी, एक हाइपोथेसिस हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के लिए भी दी गई है, यानी अर्थ की फॉर्मेशन कब हुई तब वो बताना चाह रहे हैं। दैट इज नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस में हमारा जो सोलर सिस्टम है that has been formed from a gaseous cloud called solar nebula. मैं ये चार्ट में लिख रहा हूँ, आई होप आप देख रहे हो। गैसियस क्लाउड सोलर नेबुला से हमारा सोलर सिस्टम बना। बीच में वाला सन और सराउंडिंग रिवॉल्विंग जो गैसियस क्लाउड्स थे, दे फॉर्म दी प्लैनेट्स, और अर्थ की फॉर्मेशन हुई, अर्थ बनी। एंड दिस वाज अ टाइम अबाउट 4500 मिलियन ईयर्स अगो, या हम कहते हैं 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। BYA मतलब बिलियन ईयर्स अगो, MYA मतलब मिलियन ईयर्स अगो। तो इतने टाइम पहले अर्थ बन गई। यानी अगर आपसे एज ऑफ अर्थ पूछेगा तो यू हैव टू टेल दिस ओनली, दैट इज 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, या कुछ बुक्स 4.6 बिलियन ईयर्स अगो लिखा होता है, तो इट्स ओके, नियर अबाउट वही सही है। अब जब अर्थ की फॉर्मेशन हो गई तो एनसीईआरटी सेज की अर्थ वाज वेरी हॉट। शुरू शुरू में अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई था, द अर्थ वाज वेरी हॉट, द टेम्परेचर वाज वेरी हाई, मोल्टन मास कवर्ड द अर्थ, मोल्टन मास कवर्ड द अर्थ, और उसमें से कुछ गैसेस बाहर निकल रही थी, गैसेस वर इमर्जिंग आउट। वो गैसेस कौन सी थी? मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर। तो ये सब था प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर, वाटर वेपर। और ओजोन तो थी नहीं, तो यूवी लाइट इजीली अंदर आ सकती थी। यूवी लाइट का एंट्रेंस बहुत इजीली हो सकता था।
हमारी अर्थ के ऊपर। और एनसीईआरटी सेज की यूवी ने क्या किया, यूवी ब्रोक वाटर, यूवी ने वाटर को तोड़ दिया। यूवी ब्रोक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जैसे कि हाइड्रोजन तो बहुत लाइटर होती है, वेट बहुत कम होता है हाइड्रोजन का, आप जानते ही। तो हाइड्रोजन तो उड़ गई, क्या थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर में अगर रह भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाइड्रोजन लाइटर होती है, वो ऊपर उठ जाती है। ऑक्सीजन ने क्या किया, एनसीईआरटी सेज की जो ऑक्सीजन बनी है इसने क्या किया, ऑक्सीजन कंबाइंड विद मीथेन एंड अमोनिया। ध्यान सुनना, एक कहानी है एकदम। So primitive Earth was very hot, the temperature was very high, molten mass covered the Earth, volcanic eruptions, अंदर से लावा वगैरह कुछ, molten mass covered the Earth, और कुछ gases उस molten mass में से fumes निकल रहे हैं, and those gases are forming the primitive atmosphere। और gases कौन कौन सी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर। ऑक्सीजन बनी, लेकिन ऑक्सीजन को मैं लूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन कंबाइन कर गई मीथेन एंड अमोनिया के साथ टू फॉर्म CO2 वगैरह, टू फॉर्म CO2, वाटर एटसेट्रा। और भी कंपाउंड्स बन गए, तो ऑक्सीजन रही नहीं, ऑक्सीजन वॉज नॉट देयर, ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हुआ, तो हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वाज एब्सेंट। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का मतलब है कि जो O2 है, मतलब O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन इज एब्सेंट। वैसे तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, CO2 में ऑक्सीजन है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन है, H2O हम कहते हैं, H2O तो ऑक्सीजन है, CO2 हम कहें तो O2 है, उसके अंदर तो है। कुशागर कुछ कह रहे थे आप? Kushag, you were saying anything? No, sir. तो हम कह सकते हैं कि जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, रिड्यूसिंग। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग, क्यों? बिकॉज वहां पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वाज एब्सेंट। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वाज एब्सेंट, O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन, O2 की फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है ऑक्सीजन, कंबाइंड फॉर्म्स में प्रेजेंट है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है। तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर हम कहते हैं इसको। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग। ओके, तो ये थोड़ी सी प्रिमिटिव अर्थ की बात थी। इतनी बात हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। और फिर जब अर्थ की फॉर्मेशन हो गई, अर्थ की फॉर्मेशन के बारे में लोगों ने जान लिया कि अर्थ इतने साल पहले बनी,
तो लाइफ कैसे बनी अर्थ के ऊपर, इसके ऊपर स्पेशल थ्योरीज कुछ लोगों ने दी, और वो उन थ्योरीज में से एक थ्योरी है सामने, दैट इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी कहती है कि लाइफ इज फॉर्म फ्रॉम सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल पावर दैट इज गॉड। भगवान ने लाइफ बनाई, एंड अकॉर्डिंग टू बाइबल, बाइबल के अकॉर्डिंग गॉड ने लाइफ या ह्यूमंस जो हैं अर्थ के ऊपर लाइफ कितने दिनों में बना दी, तो 6 days में। एंड ऑन द 6th day he made humans, छठे दिन उसने ह्यूमंस बनाए ऑन द 6th day, ओके। और सुपर नेचुरल पावर ने लाइफ को बनाया, ऐसा फादर सॉरस कहते हैं, क्योंकि उनकी थ्योरी जो है वो अभी चर्च के फादर हैं, तो उन्होंने डेफिनेटली गॉड में बिलीफ है सभी का, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि गॉड हैज मेड लाइफ एंड ही क्रिएटेड the whole earth and all the life in 6 days, and that was the 6th day he made humans, and earth is about 4,000 years old। तो थोड़ा सा यहाँ पे अभी हमने बोला कि अर्थ इज 4,500 million years old, बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फादर सॉरस थ्योरी अर्थ इज 4,000 years old, जो थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा, गलत लग रहा है। तो ये थ्योरी वैसे भी साइंटिस्ट जो होते हैं मोस्ट ऑफ देम दे डू नॉट बिलीव इन गॉड, आई मीन, तो इसीलिए थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया लोगों ने, साइंटिस्ट ने। हालांकि एनसीईआरटी में इस थ्योरी का थोड़ा सा जिक्र किया गया है, और इस थ्योरी के बारे में एनसीईआरटी क्या कहता है वो भी आपको बता देते हैं। According to the NCERT, see, NCERT कहती है कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, एनसीईआरटी मेंशन है, भगवान की बात पूरी मेंशन एनसीईआरटी, देखो ध्यान से। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी जो है उसके 3 कॉनोटेशंस हैं, और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में, ये राइट स्टेट द 3 कॉनोटेशंस ऑफ स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। तो 3 कॉनोटेशंस हैं, 3 पॉइंट्स हैं स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के। पहला, all living organisms that we see today were created as such। जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम देख रहे हैं अपने आसपास वो अपने आप बन गए। अब अपने आप बन गए तो मतलब क्या, भगवान ने बनाए, सीधी सी बात है, मतलब गॉड मेड देम डेफिनेटली, और क्रिएटेड एज सच, एकदम से अपीयर हो गए, एंड हु मेड इट, गॉड मेड इट। सेकंड, डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन and will be the same in future। मतलब कि जो डाइवर्सिटी स्टार्टिंग में थी वही डाइवर्सिटी आज भी है, ताकि भाई पहले और आज में डाइवर्सिटी सेम हो। पहले ऑर्गेनिजम्स कम रहे होंगे, स्पीशीज कम रही होंगी, बाद में स्पीशीज ज्यादा होंगी डेफिनेटली। तो ये पॉइंट भी प्रॉपर नहीं है। और जो तीसरा पॉइंट है वो तो आपको बता दिया, अर्थ इज 4,000 years old। इस थ्योरी के हिसाब से, इन पॉइंट्स के हिसाब से अगर हम देखें, उसमें कह रहा है कि डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज रिमेन ऑलवेज इज सेम सिंस क्रिएशन विल रिमेन सेम इन फ्यूचर ऑल्सो। अगर इस पॉइंट के हिसाब से हम देखते हैं तो क्या ये कहना ठीक रहेगा, जरा चेक करके बताइए। If I write this statement, is it correct according to this theory?
ओके, 10 आंसर्स तो आ गए मेरे पास, 10 बच्चों ने तो जवाब दे दिए, बाकी क्लास लग रहा है समझ नहीं पाई। स्पीशीज आर इम्यूटेबल, मतलब स्पीशीज में चेंज नहीं हो सकता। अब स्पीशीज आर इम्यूटेबल यानी कि चेंज नहीं हुआ और तभी डायवर्सिटी सेम थी और आज भी वैसे ही है और आगे भी रहेगी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो यही सही है। आप समझ नहीं रहे मेरी बात। एक्चुअली जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं, जैसे अभिषेक ने आंसर दिया रॉन्ग, धनंजय ने बोला नो, मंशिका ने भी बोला नो, बाकी सब ने तो ये ऐसे ही लिखा है। और तो बाकी काफी बच्चों का जवाब तो भी आया नहीं मेरे पास। तो आई मीन टू से कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्पीशीज आर इम्यूटेबल, ऐसा कहना ठीक है। मैं तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कह रहा हूं। वैसे तो स्पीशीज आर इम्यूटेबल ये कहना गलत हो जाएगा भाई, ऐसा नहीं, म्यूटेशन तो हो सकता है, बट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सेकंड पॉइंट इसका ये बोलता है कि डाइवर्सिटी वाज सेम सिंस क्रिएशन एंड विल रिमेन सेम इन फ्यूचर ऑल्सो। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो फिर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पॉइंट सही हो जाता है। बिकॉज वी आर आस्किंग, आई एम आस्किंग यू अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने डिस्कस किया। और उसमें लिखा हुआ था कि स्पीशीज आर इम्यूटेबल। ठीक है भाई, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ओके, यस। तो अब आप समझ गए शायद। तो ये 3 पॉइंट्स हैं थ्योरी के। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड एज सच, भगवान ने बनाए, अपने आप बन गए। सेकेंड पॉइंट, डाइवर्सिटी वाज सेम सिंस क्रिएशन एंड विल रिमेन सेम इन फ्यूचर आल्सो। एंड थर्ड पॉइंट, अर्थ इज 4000 इयर्स ओल्ड। अब ये खैर तीनों पॉइंट सही है गलत है वो हम उसकी बात नहीं, पॉइंट उसकी बात में नहीं हम कर रहे, बट ये है कि ये 3 पॉइंट्स जो इन्होंने दिए, फादर सॉरस ने दिए, ये 3 पॉइंट अकॉर्डिंग टू गॉड उन्होंने कहा। अब ये इन्होंने सेकंड पॉइंट ऐसा क्यों दिया कि डाइवर्सिटी वाज सेम सिंस क्रिएशन विल बी सेम इन द फ्यूचर, वो इसलिए क्योंकि वो ये कहना चाहते कि भाई भगवान ही चेंजेस कर सकता है। मतलब अगर चेंज करना होगा तो भगवान ही करेगा, और कोई भी भगवान के प्रोसेस में दखलंदाजी नहीं दे सकता। तो इसलिए ये पॉइंट उन्होंने सेकंड वाला लिखा है, अदरवाइज क्योंकि दिस इज कंटेक्स्ट ऑफ द गॉड, है ना। अच्छा, इसमें एक लाइन लिखी है कि गॉड क्रिएटेड लाइफ इन 6 days फ्रॉम मटीरिया प्राइमा। मटीरिया प्राइमा का मतलब कि कोई भी प्राइमरी मटीरियल, कोई भी प्राइमरी मटेरियल जिससे भगवान ने लाइफ बनाई। वो प्राइमरी मटेरियल अर्थ का कुछ भी हो सकता है, अर्थ का कोई चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, दैट प्राइमरी मटेरियल जिससे गॉड ने लाइफ बनाई। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, क्यूवियर की थ्योरी है ये। क्यूवियर थोड़े चालाक निकले, इन्होंने एक बात ऐसी बोली जिससे पता चलता है कि शायद इन्होंने पहली वाली थ्योरी जो है फादर सॉरस की, उसको मॉडिफाई करके बोल दिया। क्यूवियर ने कहा कि लाइफ जो है अर्थ के ऊपर आई और आने के बाद कुछ कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स हुए, एपिडेमिक्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, कुछ ऐसे इवेंट हुए और लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। और फिर कुछ टाइम बाद लाइफ दोबारा बन गई और फिर कुछ टाइम तक लाइफ सस्टेन रही और फिर कोई कैटास्ट्रोफिक इवेंट हुआ
और लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। और फिर कुछ टाइम बाद लाइफ फिर से बन गई। मतलब ये साइकिल चलती रहेगी, फॉर्मेशन, डिस्ट्रक्शन, फॉर्मेशन and then destruction. This was just a modification of the special creation theory because formation और destruction तो गॉड के हाथ में है, ऐसा कि फादर सोरेस ने पहले बता ही दिया था कि गॉड जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर। गॉड कैन जनरेट लाइफ, operates life and can destroy life also. So इसी पॉइंट को इन्होंने मॉडिफाई कर दिया कि life was formed instantly, then it remained for some time, destroyed, again formed, again destroyed. So this happened. Okay. तो फिलहाल इट वॉज जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, तो इसको भी हमने डिस्कार्ड ही कर दिया। फिर इसके बाद एक थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वॉज कि लाइफ इज फॉर्म्ड फ्रॉम non-living matter spontaneously. Life is formed from non-living matter spontaneously. Life is formed from non-living matter like mud, straw, decaying matter spontaneously. Life अपने आप बन गई। लिखा है सामने कि life is formed from decaying and rotting material like mud, straw. तो इससे लाइफ बन गई। तो एक व्यक्ति था, थोड़ा सा फनी भी लगेगा, there was a person called Van Helmont. इन्होंने कहा कि एक डर्टी शर्ट को अगर बीट के साथ बांध दिया जाए, डर्टी शर्ट तो अगर वीट के साथ, गेहूं के साथ बांध दिया जाए तो उसमें से चूहा पैदा होता है, उसमें से चूहा निकल आता है। अब बड़ी अजीब सी बात है कि भाई तुम्हारी कोई गंदी कमीज हो जो तुमने काफी दिन तक पहनी हो उसमें गेहूं जो है वो ले लो, बांधो, छोड़ दो, तो चूहा बन जाएगा उसमें से। अब एक्चुअल में क्या हुआ होगा मैं बताता हूँ। इन्होंने अपने घर में कहीं गेहूं बांध के रखा हुआ कपड़े में, हो सकता है वो शर्ट रही हो उनकी, और चूहे ने अप्रोच किया होगा खाने के लिए, वो तो करेगा। और जब उन्होंने देखा होगा तो कूद के निकला होगा बाहर। तो उन्हें लगा कि भाई ऐसे बांध के रखते हैं कपड़े, गंदे कपड़े को जब गेहूं के साथ बांध के रखते हैं तो उसमें चूहा बन जाता है। तो थ्योरी आप क्या कर सकते, भाई लोगों ने कुछ अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर किए हैं तो उसमें बुराई क्या। फिर कुछ लोगों ने कहा कि जो इजिप्ट की रिवर है ना, लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर, आप सब जानते हैं, इस रिवर की जो मिट्टी है, द मड, उस मड से फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स बन जाते, मिट्टी से मेढक और मिट्टी से क्रोकोडाइल बनते, ऐसा लोगों ने कहा। अच्छी बात। वैसे इस यहाँ पे हमारे सामने लिखे नहीं कि ऐसे कौन से लोग हैं, बट कुछ थे लोग जैसे थेल्स, एरिस्टोटल, इन लोगों ने सपोर्ट किया इस थ्योरी को। चलो खैर अलग बात है।
पॉइंट ये नहीं है, ये बता दिया एनसीईआरटी में लिखा है कि सम पीपल से दैट लाइफ इज फॉर्म फ्रॉम मड, स्ट्रॉ, डिकेइंग मैटर स्पॉन्टेनियसली एंड लाइफ इज फॉर्म फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। तो इसलिए ए बायोजेनेसिस भी कह देते हैं इसको। ए बायोजेनेसिस मतलब कि लाइफ इज फॉर्म फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, इसको ए बायोजेनेसिस कह देते हैं। डिस्प्रूव करने के लिए कुछ लोग आए, उन्होंने कहा हम डिस्प्रूव कर देंगे कि ये गलत है, we'll disprove this, मतलब we'll prove this कि ये गलत है, यानी हम डिस्प्रूव करेंगे इसको। तो 3 लोग यहाँ पे आए, डिस्प्रूव बाय रेडी, स्पैलेंज़नी, लुई पास्चर। 3 लोगों ने इसको डिस्प्रूव किया। सबसे पहले आया रेडी। इन्होंने 17वीं सेंचुरी में एक एक्सपेरिमेंट किया और डिस्प्रूव किया कि लाइफ इज फॉर्म फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर स्पॉन्टेनियसली। गलत। कैसे? इन्होंने 3 जार लिए, 3 जार्स, और इन तीनों जार में इन्होंने बॉइल्ड मीट रख दिया। मीट, well you know what is meat, boiled meat, okay, everyone knows that, no doubt, but actually क्या है कि boiled word मैं यहाँ पे क्यों यूज कर रहा हूँ, because boiled का मतलब है कि it is free from microorganisms, बैक्टीरिया, माइक्रोऑर्गेनिजम्स, फंजाई वगैरह इस पे ग्रो नहीं करते, free from that। उन्होंने 3 जार्स लिए, 3 जार्स, और तीनों जार में एक चीज रख दी, दैट इज बॉइल्ड मीट। He took 3 jars और तीनों में एक चीज रख दी, दैट इज बॉइल्ड मीट। 2 जार को तो उन्होंने कवर कर दिया, one with a paper, other with a cloth, and the 3rd jar was kept open, okay। अब मक्खियां तो आएंगी, डेफिनेटली फ्लाइज विल कम। तो फ्लाइज आई उड़ती उड़ती, खाना मिल गया, खाना मिल गया, और फ्लाइज जो हैं वो तीनों जार्स के ऊपर गई। अब बाहर से भी चीज तो दिखती है ना कि अंदर रखी हुई है, तो जाएंगी जाएंगी, लेकिन जिस जार के अंदर वो पहुंच पाई, दैट वाज द ओपन जार। डेफिनेटली द फ्लाइज विजिटेड all the jars but were able to access open jar easily because that was open, able to access the meat in the open jar। और वहां पर उन्होंने उस मीट के ऊपर अपने लार्वे दे दिए। फ्लाइज के लार्वे सब जानते हैं क्या नाम होता है? और लार्वा अपीयर हो गया इन दी ओपन जार। ओपन जार में वहां पे लार्वा अपीयर हो, उसको द मैगट्स अपीयर्ड।
लेकिन जो क्लोज जार थे वहां पे मैगेट्स अपीयर नहीं हुए, क्योंकि डेफिनेटली फ्लाइज वहां पे प्रॉपरली एक्सेस थोड़ी कर सकती थी, जार्स आर क्लोज। तो आप लोग ये सोचोगे कि भैया ये डिस्प्रूव कैसे हुआ, तो मैं बताता हूं कि अगर कोई बोले कि मीट लार्वा बना था, मीट लार्वा बना था, तो रॉन्ग हो जाएगा भाई। मीट थोड़ी लार्वा बनाता है। अगर मीट ने मैगट बनाना होता, लार्वा बनाना होता, तो जो क्लोज जार थे वहां भी बन जाता। सिर्फ ओपन जार में ही लार्वा क्यों आया? क्योंकि लाइफ वहां पे एक्सेस कर सकती थी। लाइफ मतलब फ्लाइज वर एबल टू एक्सेस द ओपन जार प्रॉपरली and left larva over there definitely. If meat would have to form the larva, then why not in the other two jars? That means life forms life and not non-living matter spontaneously. It is a life which forms it. फिर स्पैलेंज़नी आए, जो मैंने एक और नाम देखा ना, स्पैलेंज़नी। इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? बड़ी गर्मी है आजकल, तो आपने पेप्सी पीते हो कैन वाली, तो थोड़ा सा स्टाइल भी मारते हैं पीते हो। हाँ। तो और कैन्स भी अलग अलग तरीके के आते हैं। पल यू नो दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो पॉइंट क्या है कि स्पैलेंज़नी ने एक कैन लिया, इस कैन को अंदर से स्टेरिलाइज किया। स्टेरिलाइज करने का मतलब है देयर शुड बी नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नो बैक्टीरिया, नो मोल्ड एटसेट्रा, नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द कैन वाज स्टेरिलाइज्ड एंड इट वाज पुट विद एनिमल और वेजिटेबल ब्रॉथ। ब्रॉथ का मतलब कोई भी सूप बना लिया होगा, वेजिटेबल सूप या चिकन सूप, कुछ भी, और उसको उसमें रखा और उसको सील कर दिया। द कैन वॉज सील्ड एंड देन दिस कैन वॉज केप्ट फॉर सम डेज। द कैन वॉज केप्ट फॉर सम डेज। ओके, और जब ओपन करके देखा कैन को, तो उसमें कुछ भी लाइफ फॉर्म नहीं हुई। लाइफ का मतलब बैक्टीरिया, फंजाई उसमें ग्रो नहीं कर रहा था जब उन्होंने कैन को ओपन किया। लेकिन जब कैन को ओपन कर दिया और अब उस ओपन कैन को रखा कुछ टाइम तक, तो उसके अंदर बैक्टीरिया, फंजाई डेवलप करना शुरू कर गए। सील्ड कैन में अंदर कुछ भी डेवलप नहीं कर रहा था। नो बैक्टीरिया अपीयर्ड, नो मोल्ड अपीयर्ड, नो फंजाई अपीयर्ड। इट वाज द ओपन कैन, when it was opened and kept for some time, bacteria, mold, etc. appeared. This shows that कि life is in the air. हवा में ही है बैक्टीरिया, फंजाई, और मीडियम मिलना चाहिए बस मल्टीप्लाई करने के लिए। और बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई करता है तो खाना जो है वो थोड़ा सा सड़ जाता है, कहते हैं ना प्यूट्रीफैक्शन। अगर आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, सी दे हैव रिटन, मैं यहाँ बताता हूँ। स्पैलेंज़नी 18वीं सेंचुरी में एक्सपेरिमेंट है। क्या है? प्यूट्रीफैक्शन ऑफ मीट। जो भी उसने कैन के अंदर मीट रखा है, प्यूट्रीफैक्शन का मतलब होता है डिके करना, डिकेइंग, सड़ना। Putrefaction of meat is due to microbes in the air and can be prevented by boiling and sealing the meat in airtight containers. अब मैं एक क्लास में पढ़ा रहा था, तो मुझे किसी ने पूछा कि सर हम जब फूड को अपने लंच बॉक्स में रख देते हैं
तो सपोज अगर हम नहीं खा पाते और हम घर पे आके खोलते हैं तो वो उसमें तो बैक्टीरिया और मोल्ड डेवलप कर जाते हैं, और आप कह रहे हो कि ओपन रखोगे तभी बैक्टीरिया आके अटैक करेगा। हमारे टिफिन बॉक्स में तो बंद बंद में ही आ जाते हैं और वो खाना सड़ जाता है, खराब हो जाता है मीन टू से। इसका क्या रीजन हो सकता है? Well, what could be the reason? Sir, tiffin boxes are not airtight. Okay. Good. सानिया सोनी ने भी यही आंसर दिया मुझे। You both are correct. Rancidity, हाँ वो तो है ही है, बिल्कुल सही जवाब है। 2-3 बच्चों ने और जवाब दिया, गुड। पॉइंट पता है क्या है? एयर टाइट कंटेनर्स, बिल्कुल सही बात। एक्चुअली वो एयर टाइट क्यों नहीं, उसमें तो पहले से एयर थी बहुत बंद कर दिया उसको। तो एयर में तो बैक्टीरिया फंजाई वगैरह होते ही, और जब उनको अपना टेम्परेचर मिला, अब फंजाई को क्या चाहिए ग्रो करने के लिए? फंजाई को चाहिए वार्मथ एंड मॉइस्चर। When the suitable temperature and the moisture was there, तो उसमें फंजाई और बैक्टीरिया सब डेवलप कर जाएंगे। That was not airtight। लेकिन जो इसका कैन था ना स्पैलेंज़नी का, उसने पहले उसको स्टेरिलाइज किया और उसको पूरा उसने एयर टाइट किया, मतलब उसमें एयर ना हो, वैक्यूम रहे, ताकि फर्दर इन्फेक्शन, मतलब फर्दर उसमें कोई बैक्टीरिया का अटैक ना हो। तो 2 एक्सपेरिमेंट हो गए, एक रेडी का 3 जार वाला एक्सपेरिमेंट और एक ये कैन वाला एक्सपेरिमेंट जो है स्पैलेंज़नी का, और फाइनली पास्चर का एक्सपेरिमेंट आता है। रेडी ने किया इसको 17th सेंचुरी में, स्पैलेंज़नी ने किया इसको 18th सेंचुरी में, पास्चर ने किया इसको 19th सेंचुरी में। पास्चर, लुई पास्चर finally disproved spontaneous generation theory, finally in the 19th century. How? His experiment is famously called Swan neck experiment. Swan neck. इन्होंने क्या किया था? हाँ, 2 जार से भी कर सकता था, 3 जार ले लिए, कोई बात नहीं। एक में कपड़ा लगाया, एक में पेपर लगाया। तो देखा जाता है कि लाइफ कहीं कपड़े से ना एंटर कर जाए, क्योंकि रेडी ने जो 2 जार लिए थे उसमें एक में क्लॉथ लगाया था, एक में पेपर से कवर किया था। वी वांटेड टू सी कि लाइफ जो है अगर कपड़े से एंटर नहीं कर पाती तो पेपर से कर जाती है, और पेपर से नहीं कर जाती, खैर दोनों से नहीं कर जाती वो तो वो खैर उसका अपना एक एक्सपेरिमेंट था, उसका अपना एक वे था। लुईस पास्चर ने स्वान नेक फ्लास्क बनाया था, एक ऐसा फ्लास्क बनाया जिसमें उसने नेक ऐसे स्वान नेक की तरह लगाई, उसने यहां पे ऐसे स्वान नेक लगाई ऐसे, और यहां पे रख दिया किल्ड यीस्ट, और ये पूरा स्टेरिलाइज कर दिया इसको। दिस फ्लास्क इज स्टेरिलाइज्ड, okay, killed yeast have been kept, and this is the contact। मतलब एयर के साथ कांटेक्ट है लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, इट इज थ्रू दिस टॉर्चुअस नेक। तो कुछ टाइम तक ये चीज ऐसे पड़ी रही, कुछ टाइम तक उसने क्या देखा कि स्किल्ड यीस्ट में कुछ भी डेवलप नहीं हुआ। किल्ड यीस्ट के अंदर नथिंग डेवलप।
लेकिन जैसे ही फिर उसने नेक को जब ब्रेक किया, यहाँ तो कुछ भी डेवलप नहीं हुआ, लेकिन जब इसने नेक को ब्रेक कर दिया, नेक वॉज ब्रोकन। ये डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे हो गया, कोई बात नहीं। इस नेक को यहाँ से इसने ब्रोक कर दिया, द नेक वॉज ब्रोकन। तो फिर एट दैट इंस्टेंट क्या देखा उसने कि सब बैक्टीरिया वगैरह सब यहाँ डेवलप करना शुरू हो गए। तो मैं ये बता था कि लुई पास्चर ने एक स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया। उसने फ्लास्क को स्टेरिलाइज किया और स्वान नेक लगाई ऐसे करके फ्लास्क में। नॉर्मली ऐसे होते नहीं, बट इसने लगाई सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। और देखा कि यहाँ पे किल्ड यीस्ट के अंदर कुछ भी डेवलप नहीं हुआ, कोई बैक्टीरिया नहीं आया, कोई मोल्ड नहीं आया। लेकिन जैसे ही इस नेक को इसने तोड़ा कुछ टाइम के बाद, बहुत दिनों तक ये चीज ऐसे पड़ी रही और यहाँ देखा कुछ भी डेवलप नहीं हुआ। जैसे ही इस नेक को ब्रेक किया तो जब कांटेक्ट डायरेक्ट हुआ एयर के साथ, तो यहाँ बैक्टीरिया मोल्ड सारे अपीयर हो गए। इसका मतलब अगेन लाइफ एयर में ही है और उसको एक मीडियम चाहिए डेवलप करने के लिए। तो एनसीईआरटी एक लाइन लिखता है, अगर आपने ध्यान से पढ़ी ना एनसीईआरटी, अगर आपने शुरू कर दिया इस चैप्टर की पढ़नी एनसीईआरटी फर्स्ट 2 पेजेस, तो उसमें ये मेंशन है लुई पास्चर के एक्सपेरिमेंट के लिए कि he stated that life did not appear from killed yeast until exposed to air. Life did not appear from killed yeast until exposed to air. जब तक एयर में एक्सपोज नहीं होगी तब तक उसमें लाइफ अपीयर नहीं हो सकती। और इसी के लिए एग्जाम में क्वेश्चन है कि पास्चर gave a definite proof of life arising from pre-existing life using microbes and sterilization methods. ये क्वेश्चन आपके नीट में आया हुआ है। ये जो बोल्ड लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, the same statement has been asked. अब यूजिंग माइक्रोब्स का मतलब है कि उसने वो यूज किया यीस्ट और स्टेरलाइज किया था फ्लास्क को। He performed swan neck flask experiment. और बड़ा ही फेमस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय। तो ठीक है, इजी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि who finally disproved spontaneous generation, the answer is Louis Pasteur. And what did he use? He used a swan neck flask and killed yeast. And he stated that life did not appear from killed yeast until it was exposed to air. 3 points हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि उसने डिस्प्रूव तो किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, तो प्रूव किसको किया? व्हाट डिड ही प्रूव? ही प्रूव दैट लाइफ इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लाइफ इज फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये चीज इन्होंने बताई। इसको कहते हैं बायोजेनेसिस। लेकिन आप लोगों को ये पढ़ाते पढ़ाते जो मुद्दा है वो ये नहीं था। तो क्वेश्चन वाज कि लाइफ कहां से आई। इन्होंने ये बताया कि लाइफ ने लाइफ को बनाया है,
पर ये जो लाइफ है ये कहां से आई, ये नहीं बताया। क्वेश्चन तो ये था कि लाइफ कहां से आई। खैर इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव किया एक्चुअली, तो बस, लेकिन ये नहीं बता पाए कि लाइफ कहां से आई। तो एक थ्योरी और आई हमारे पास, एक थ्योरी हमारे पास कॉस्मोजोइक थ्योरी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन ऑफ लाइफ। कॉस्मोस मीन्स universe. Life entered the earth through cosmic dust. Meteorite hit. Meteorite carried life to the earth. Cosmic dust carried life to the earth. What life? Seeds, protoplasm. It came down to the earth, spores, yes. It came on the earth with falling meteorites, cosmic dust, etc. और इसके लिए एक टर्म यूज किया, panspermia. And this term panspermia was used by Arrhenius. Arrhenius used the term panspermia, and he said that life could travel from planet to planet. लाइफ एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे ट्रैवल कर सकती है। लाइफ कुड इजीली ट्रैवल फ्रॉम वन प्लैनेट टू द अदर। अब थोड़ा सा यहाँ पे ना लोगों को, कुछ लोगों में कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि हम जानते हैं कि यूवी लाइट की प्रेजेंस में life cannot sustain. Life cannot sustain in the presence of UV light, और पूरे यूनिवर्स पे UV ही है, तो उस UV में लाइफ जिंदा कैसे रही? This is again a question. If life has entered from the outer space, then how it had survived in the outer space, because outer space contains UV, ultraviolet rays. So this makes a question on this theory. तो फिर लाइफ कैसे आई, अर्थ के ऊपर कैसे बनी, अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ। तो फिर एक थ्योरी और आई, केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। या ओपैरन हेल्डेन थ्योरी कहते हैं हम इसको। ओपैरन कहाँ के हैं? रशिया। हेल्डेन इज फ्रॉम इंग्लैंड। और हेल्डेन के लिए खास बात क्या है? हेल्डेन के लिए एक हम पॉइंट ये पढ़ते हैं कि हेल्डेन एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको भारत देश बहुत पसंद, इसलिए भारत आ गए थे 1950s में, एंड ही गॉट सेटल्ड एट भुवनेश्वर, ओडिशा। भुवनेश्वर में सेटल हुए थे। तो ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है, साइंटिस्ट हु गॉट सेटल्ड इन इंडिया, हेल्डेन। क्या थ्योरी है इनकी? ये कहते हैं कि लाइफ जो है वो बनी है नॉन लिविंग मैटर से ही,
लेकिन उसको बनने के लिए सीरीज ऑफ रिएक्शंस हुआ है, स्पॉन्टेनियसली नहीं बनाई। तो जैसे कि प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर ये गैसेस हमने पहले डिस्कस करी थी, मीथेन, अमोनिया, CO2, वाटर, हाइड्रोजन है ये, बट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज एब्सेंट। तो अर्थ वॉज वेरी हॉट, तो वाटर वेपर्स थे, वाटर वेपर से क्लाउड्स बना, क्लाउड्स टकराए, बारिश हुई। जैसे कि देख लो बाहर का मौसम जो है ऐसा ही हो गया, और हो सकता है कि अभी बस आंधी चल रही है, कहीं बारिश ही ना हो सकती है। तभी कनेक्टिविटी ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि बाहर का मौसम गड़बड़ है अभी। क्लाउड्स प्रिमिटिव अर्थ पे बने, वाटर वेपर, बारिश हुई, टोरेंशियल रेन्स कहते हैं, मोटी मोटी बूंदों वाली मूसलाधार वर्षा, बहुत तेज वर्षा हुई। उस वर्षा से क्या हुआ, पल ध्यान दीजिएगा, उस वर्षा से कुछ प्रिमिटिव ओशन बने, प्रिमिटिव ओशंस। अब प्रिमिटिव ओशन का मतलब ये नहीं है पल की पैसिफिक ओशन बन गया या इंडियन ओशन बन गया प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर। अरे कुछ गड्ढों में पानी भर गया, कुछ गड्ढों में पानी भर गया, उसको प्रिमिटिव ओशन बोला है। और हेल्डेन ने इसको बोला था हॉट डाइल्यूट सूप। इट वॉज कॉल्ड hot dilute soup by Haldane, and it was also called warm little pond. Warm little pond किसने कहा था? डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन। अब देखो डार्विन का वैसे यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है थ्योरी में, लेकिन डार्विन ने अपनी किताब में एवोल्यूशन के बारे में लिखा हुआ है, तो उसने डार्विन ने अपनी बुक में इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। लेकिन बस यहाँ पे एक पॉइंट आ गया तो मैंने बताया, डार्विन का इस थ्योरी में और फर्दर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाया हेल्डेन में। डार्विन ने अपनी बुक में एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के लिए ये पॉइंट लिखा हुआ। पॉइंट ये है कि इस सूप में हो क्या रहा है, जो सूप बना है गड्ढों के अंदर पानी भर गया है, सूप में हो क्या रहा है जी। तो इस सूप में क्या हो रहा है, इस सूप में तो गैसेस डिसॉल्व हो गई हैं। कौन सी गैसेस? जो मैंने जितने भी नाम लिए अभी ना, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इस पानी के अंदर डिसॉल्व है। अब डेफिनेटली होती है, बिकॉज अगर एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं तो वो पानी में तो डिसॉल्व हो जाती हैं बाय द प्रेशर। आप लोग ये चीज जानते हो, यू नो इट वेरी वेल। तो गैसेस पानी के अंदर डिसॉल्व हैं और ऊपर से हो रही है लाइटनिंग। डायग्राम में देखो सामने लाइटनिंग हो रही है, गैसेस पानी में डिसॉल्व है। यहाँ पे इन्होंने एक गैस और ले रखी है, हाइड्रोजन साइनाइड। हाँ तो ये भी है भाई, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बन ही रहते। तो these gases were dissolved in the water, lightning was taking place, UV radiations were also there, geothermal energy was also there, and these gases when dissolved in water, they reacted, the compounds reacted in water and what formed is simple organic compound. Simple organic compounds were formed. अरे और क्या, जब रिएक्शन होगी पानी के अंदर तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि अमीनो एसिड्स, शुगर्स, फैटी एसिड्स, बेसिस, ये मोनोमर्स बन गए। अब जब ये मोनोमर्स बन गए तो आपस में जुड़ के ये क्या बन गए, पॉलीमर्स, यानी कि पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स। तो ऐसा हुआ पानी के अंदर, ये केमिकल्स बने पानी के अंदर। और तुम सब जानते हो सेल को बनाने के लिए यू नीड ऑल ऑफ देम। तो ऐसे सेल बना होगा, ऐसा इनका कहना है, ऐसा इनका मानना है।
और हम इसको क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा? हम इसको इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि इसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया गया. एंड हु गेव दैट प्रूफ? इट वॉज मिलर. या Stanley Miller, an American scientist, in the 1953 performed the first simulated experiment to assess the validity of points put forward by Oparin and Haldane. और एक क्वेश्चन तो अजीब सा है बट आता है कि मिलर किसके स्टूडेंट थे? जैसे पल तुम मेरे स्टूडेंट हो ना, ऐसे मिलर किसके स्टूडेंट थे? तो कुशाग हैज गिवन द आंसर. कुशागर ने सब पढ़ लिया है. दैट्स वेरी गुड टू सी. एंड ही इज गिविंग द आंसर्स टुडे वेरी इंस्टेंटली कि मैं क्वेश्चन छोड़ दूं और जवाब आए. दैट्स गुड. वेरी नाइस कुशाग. तो बिल्कुल सही कहा है इन्होंने. यूरे वॉज दी प्रोफेसर, टीचर मिलर के. और यूरे ने ही कहा कि मिलर ये एक्सपेरिमेंट करो. तो मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया और प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशंस जो ओपैरिन हेल्डेन ने बताई कि टेम्परेचर हाई था, लाइटनिंग होती थी, ये वाली गैसेस थी, पानी था, रिएक्शन हुई, मॉलिक्यूल्स बन गए. ये सारी प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशंस को मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में मेंटेन किया. और इसका एक डायग्राम तो एनसीईआरटी में दिया ना, ये वाला. इसमें स्पार्क चैम्बर, इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए जो इलेक्ट्रिक स्पार्क्स करेंगे और इन इलेक्ट्रिक स्पार्क से यूवी निकलती है, लाइटनिंग होती है, यूवी भी निकलती है. यानी ये एनर्जी सोर्स हो गया मिलर के एक्सपेरिमेंट में. द एनर्जी सोर्स वाज इलेक्ट्रोड्स. दिस इज द स्पार्क चैम्बर. स्पार्क चैम्बर के अंदर उसने वही गैसेस ली जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में थी. कौन सी? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर. देखो माइंड करना, यहाँ पे CO2 नहीं ली है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, O2 भी नहीं है. O2 तो ले नहीं सकता, CO2 नहीं ली. तो ये सारी प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की गैसेस ली, स्पार्क चैम्बर में इलेक्ट्रोड लगाया, चिंगारियां होंगी यहाँ से. और जान के ताज्जुब होगा, टेम्परेचर कितना था? $800°C. यस, बिल्कुल सही. और वोल्टेज वाज 75,000 वोल्ट्स. कितने स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स लगवाए होंगे भाई? फिजिक्स वाला काम भी करना पड़ता है. साइंटिस्ट होते ही ऐसे भैया, उनको सब जानकारी होती है. तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर से इतना वोल्टेज डेवलप किया. 75,000 वोल्ट्स, 800°C वाज द टेम्परेचर. इतना टेम्परेचर प्रिमिटिव अर्थ पे था, इतनी वोल्टेज भी उनकी थी. ये गैसेस ले ली, कंडेंसर लिया. अच्छा, कंडेंसर किस चीज के लिए लिया होगा? आई मीन प्रिमिटिव अर्थ पे ऐसा क्या हो रहा था कि कंडेंसर का यूज किया? एनी आइडिया? आनंदपुर, कोई आइडिया है? रेन. जोया अली का आंसर आया. वेरी गुड जोया जी, वेरी शाबाश, वेरी गुड जोया, नाइस. तो रेन के लिए कंडेंसर ले लिया, बिकॉज कंडेंस तो रेन से ही होगा ना.
और फिर ये वाटर आगे बढ़ेगा, यहाँ पे वाटर ट्रैप भी हो रहा है, और ट्रैप होने के बाद अगेन बॉइलिंग वाटर यहाँ पे जा रहा है, और फिर इस बॉइलिंग, अच्छा बॉइलिंग वाटर बॉइल क्यों किया, ऐसे छोड़ दे। बॉइलिंग वाटर क्या बताता है कि इवेपोरेशन, करेक्ट, यस, सानिया ने बिल्कुल सही बताया कि प्रिमिटिव अर्थ वाज वेरी हॉट, तो बॉयल तो होना ही था, आई मीन इवेपोरेट तो होना ही था, बिल्कुल सही जवाब है। 4-5 बच्चे बहुत एक्टिव हैं, गुड। तो बॉइलिंग वाटर जो है वो यहां से आया, इवेपोरेशन हो रहा है, अर्थ बहुत गर्म है, ये वाटर वेपर यहां से गया और फिर यहां पे फिर आया, फिर रिएक्शन होगी, फिर कंडेंस हुआ, फिर ये वाटर से गया, ये चलते रहा साइकिल, ये चलता रहा, ये साइकिल करीब 3 हफ्ते तक, 3 वीक्स तक चलता रहा। कुछ बुक्स 18 डेज लिख देती हैं। और इतने डेज के बाद फिर इस वाटर को जब चेक किया मिलर ने, क्या मिला? व्हाट डिड ही ऑब्जर्व? अमीनो एसिड्स, एलानीन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ये 3 अमीनो एसिड जब इसको मिल गई मिलर का, तो इसको सरप्राइज का या खुशी का ठिकाना ना रहा, और इन्होंने कह दिया कि हाँ जी, जो ओपैरन हेल्डेन ने बोला है वो सही है। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरे साइंटिस्ट ने सेम एक्सपेरिमेंट किया विद डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लाइक हाइड्रोजन साइनाइड वाज यूज्ड, and when hydrogen cyanide was used, it was observed that कि क्या मिल गया इनको? Nitrogenous base, that is adenine. अब नाइट्रोजनस बेस भी बन सकता है, इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड बन सकती है, और न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल, इसका मतलब लाइफ बन सकती है। तो केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ को मोर और लेस हमें एक्सेप्ट करना पड़ा due to experimental proof or findings by Miller and other scientists as well, who performed independently the experiment after Miller with different constituents, and they got different compounds. अब एक चीज और है, कुशाग्र, Yes, sir. कुशाग्र कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, Yes, sir. डू यू नो व्हाट इज कंट्रोल एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट सर जिसमें टेम्परेचर प्रेशर और बाकी फैक्टर्स कंट्रोल हो। ओके, अंकुर पाल, Yes, sir. कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। They're controlled under various laboratory conditions. पूर्वा, यस सर। बताइए। सर नहीं पता। ओके, रिया राज, यस सर। बताइए, आज आप बोल नहीं रहे हो। सर एक टाइम पे किसी वेरिएबल को कांस्टेंट, लाइक फर्स्ट टाइम we take temperature constant, second time pressure constant. अच्छा, ओके, जोया,
गोयली जो कंडीशंस है सर, एक्सपेरिमेंट की कंडीशंस को अपने कंट्रोल के अंदर रखना, कि जो ऑप्टिमम चीज चाहिए होती है उसके कंट्रोल में रख के करना। ओके थोड़ा सा लिखिए। Actually, control experiment is an experiment which is performed along the main experiment. A scientist always performs two experiments in parallel. One is called the main experiment, other is called the control experiment, and in control experiment one thing is absent. I think ये बॉटनी में भी आप लोग पढ़ते हो, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक चीज को गायब करना होता है, जस्ट टू चेक द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट थिंग इन द एक्सपेरिमेंट. ओके, सो कंट्रोल experiment is that experiment which is run along the main experiment and has one thing in absent. So I wanted to tell you कि मिलर ने अपने कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में एक चीज गायब कर दी थी. Electrodes absent in control experiment. तो उसको कुछ नहीं मिला, उसे कोई कंपाउंड नहीं मिल पाया. Sufficiently he received nothing sufficiently in the compound. This is control experiment. I'm telling you, the control experiment is that experiment which is run along the main experiment and has one thing absent. And in the control experiment of the Miller, electrodes were absent, so he did not sufficiently got the compounds. जो अमीनो एसिड उसको मिलने चाहिए थे ना, वो नहीं मिले. इसको कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कहते हैं. और जो आप लोग मुझे बता रहे हो वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, वो अलग चीज है. हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कंट्रोल, ओनली कंट्रोल एक्सपेरिमेंट. The control apparatus contained every arrangement except that it was devoid of energy source. Energy source कौन सा मिलर एक्सपेरिमेंट में? Electrodes. Electrodes are the energy source in Miller experiment. हमें याद रखना है. Energy source in the Miller experiment, electrodes. Gases, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर. और देखो यहाँ पे एक मैं तुम्हें रेशियो भी बताता हूँ कि मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 2:1:2 का है. एक फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए. हालांकि क्वेश्चन इस पे अभी तक आया नहीं है ऑन द फैक्ट. और इसको 1:2:1 से कंफ्यूज मत कर जाना. तो आजकल तुम लोग डाइहाइब्रिड प्रोसेस बनाते रहते हो, मोनोहाइब्रिड, हाइब्रिड जो भी बनाते रहते हो. इट इज 2:1:2. मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन का रेशियो है. अगर वो अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन का रेशियो पूछेगा तो इट विल बी 1:2:2. तो जो लिखा उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना है. ऐसे नहीं कि बस उसको रट लिया
वो गैसेस आगे पीछे कर देगा तो रेशियो भी अलग हो जाएगा ना फिर। आप पल ध्यान रखना जरा। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, MAH, माह का रेशियो 2:1:2 है। समझ में आया नहीं आया? तो माँ की इज्जत करो, छोड़ के उनके पैर छुआ करो। तो आगे बढ़ते हैं जी, ये हो गया। और एक आपके साथ शेयर करना है एनसीईआरटी का टेक्स्ट इसी पे, ये एनसीईआरटी में सेम से लिखा हुआ है। गैसेस के बारे में लिखा है मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया। 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है। और एक मैं तुमसे ये पॉइंट शेयर करना चाहता था कि ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, मैंने बता दिया। और तुमको मैंने अमीनो एसिड के नाम भी बताया, एलानिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड। कोई चौथी अमीनो एसिड अगर लिखी होगी तो वो गलत है। एम्स में क्वेश्चन आया था, तीनों अमीनो एसिड के नाम थे एलानिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड। एक चौथा ऑप्शन था ग्लूटामिक एसिड। तो डेफिनेटली ग्लूटामिक एसिड वाज नॉट ऑब्जर्व्ड। These were the 3 amino acids, alanine, glycine, aspartic acid. अच्छा, अब इसके बाद एनसीईआरटी ने एक लाइन जो लिखी है वो ये है, इन दी सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर्स ऑब्जर्व। और लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट किया ना, मैंने कहा ना मिलर के बाद इस एक्सपेरिमेंट को और लोगों ने भी किया। इन दी सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर्स ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स, नाइट्रोजनस बेसिस जो हमारा एडेनिन तक मिल गया, पिगमेंट्स, फैट्स। तो ये सब दूसरे लोगों को मिला इस एक्सपेरिमेंट में, जो प्रूव करता है कि ओटायरन हेल्डेन सही बोल रहे थे। और एक लास्ट लाइन और देखो इसमें क्या लिखी है कि एनालिसिस ऑफ मीटियोराइट कंटेंट आल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड्स इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेसेस आर आल्सो टेकिंग प्लेस एल्सवेयर इन स्पेस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, जो कंपाउंड मिलर को मिल रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, जो कंपाउंड्स दूसरे साइंटिस्ट को मिल रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, ये सेम कंपाउंड्स मीटियोराइट में भी मिल रहे हैं। जो मीटियोराइट हिट हुआ होगा इंडिया पे, अर्थ पे, और इंडिया पे तो खैर बहुत कुछ हो रहा है। तो या हम कहें कि मीटियोराइट के वैसे भी केमिकल कॉम्पोजिशन सैटेलाइट्स के थ्रू भी जज कर लेते हैं। तो जो मीटियोराइट कंटेंट का कॉम्पोजिशन हम चेक कर रहे हैं, जो कंपाउंड्स इन साइंटिस्ट को मिले अपने एक्सपेरिमेंट में, ये मीटियोराइट में भी मिलते हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि यूनिवर्स में ये जो रिएक्शन है केमिकल एवोल्यूशन की, ये कहीं ना कहीं हो रही है। कहीं ना कहीं जीवन की उत्पत्ति यूनिवर्स में हो रही है। इसलिए मार्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। समझ में आया? और पॉपुलेशन बढ़ जाएगी जब भारत में, तो सोचे वहीं शिफ्ट कर दें, जमीन खरीद लेते हैं वहां पे, मार्स पे ना सस्ती मिल जाएगी पल अभी। तो मीन्स टू से दैट यस, सेकेंड अर्थ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब काफी एक एक्सेप्टेंस मिल रही है इस थ्योरी को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सी दिस थ्योरी, द केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, द ओटायरन हेल्डेन थ्योरी is getting acceptance because meteorite composition, experiments by Miller and other scientists, they are proving it. लेकिन जो भी एविडेंसेस मिल रहे हैं, इनको लिमिटेड ही बोला एनसीईआरटी ने कि लिमिटेड एविडेंसेस ही हैं मीटियोराइट वगैरह या एक्सपेरिमेंट्स। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस कंजेक्टर्ड स्टोरी, chemical evolution was more or less accepted. Conjectured का मतलब कि not having the full information but still relying on it. But I'm not,
people is I mean scientists are not having full information about it. ठीक है, experiment किया, meteorite को भी check किया, meteorite composition को भी पढ़ा, so it is conjectured. Information is not complete, but still it is accepted. Means to say that. अभी तो accepted ही है. वैसे कॉस्मोसाइट थ्योरी पे भी बहुत रिसर्च चल रही है इस समय. आप देखते हैं हॉलीवुड मूवीज सारी बनती है आउटर स्पेस के, है ना. तो स्टिल रिसर्च इज गोइंग ऑन. हमें नहीं करनी रिसर्च, हमें बस पढ़ना है कि ये ऐसा है. हमें एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ना और समझना, हमें डॉक्टर बनना है, लेकिन हमें ये काम करना है, हमें लाइफ को बचाना है. यू हैव टू सेव लाइफ, इजंट इट? यही. ओके, ठीक है. इस पूरी स्टोरी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बात और भी है कि हमने अभी बोला फर्स्ट पार्ट. एनसीईआरटी में अगर आपने वो लाइन पढ़ी हो ध्यान से, उसमें लिखा था फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंजेक्टेड स्टोरी वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड. फर्स्ट पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट पार्ट? कोई सेकंड पार्ट भी रह गया है क्या? हाँ, सेकंड पार्ट रह गया. सेकंड पार्ट क्या है? अभी सेल तो बना ही नहीं, अभी तो केमिकल कंपाउंड्स बनाए थे ना. यू फॉर्म्ड प्रोटीन्स, यू फॉर्म्ड पॉलीसैकेराइड्स, यू फॉर्म्ड फैट्स, पिगमेंट्स. लेकिन अभी सेल की बात तो करी नहीं, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन नहीं किया, केमिकल एवोल्यूशन तो कर लिया, बट बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कैसे होगा? सेल कैसे बना? अच्छा, एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता था कि मान लीजिए मैंने कहा कि भाई प्रोटीन्स, शुगर्स, फैट, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, इसको पानी में ले लो, क्योंकि लाइफ कहाँ बनी है? पानी के अंदर. जितने केमिकल्स के नाम लिए हमने, इनको वाटर में ले लो, ग्लास ऑफ वाटर में, और जब चम्मच से घुमाओ, मिक्स क्यों करो, मतलब इसको, तो पल क्या सेल बन जाता है ऐसा करने से? नहीं ना. मतलब यू हैव एवरीथिंग नाउ. आई मीन यू हैव, ये तो उन्होंने बताया कि शुगर ऐसे बना, लिपिड ऐसे बना, डीएनए आरएनए बन गया होगा. सेल कैसे बना ये तो बता ही नहीं पाए. बायोलॉजिकल एवोल्यूशन इज स्टिल यू नो नॉट क्लियर. नहीं पता हमें कैसे बना भाई सेल, ठीक है ना. तो वो सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं. The second part of the conjecture story, that is the origin of life forms from these organic compounds. Still not true. अब ये मुझे भी नहीं पता भाई कैसे बने. इनफैक्ट किसी को पता ही नहीं, सिर्फ भगवान को पता है. अगर हम भगवान में विश्वास रखते हैं तो उन्हीं को पता हो कैसे बना. अगेन हम पहली थ्योरी के पास चले जाते हैं, अगेन थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. नहीं, चलो खैर, इट्स अ डिबेटेबल कॉन्सेप्ट, हम उस बात नहीं कर रहे. बट यस, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस थ्योरी वाज नॉट प्रूव्ड. लेकिन कोशिश करी वो पैरन ने अपनी लैब में सेल बनाने की, कोशिश करी उसने अपनी लैब में कि जो उसने बोला है शुगर प्रोटीन, उसको जरा घोल के देखे क्या होता है. और उन्होंने अपनी लैब में कोसर्वेट्स बनाए थे. कोसर्वेट आर एग्रीगेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रोटीन एंड शुगर्स. तो एग्रीगेशंस कुछ मिले उनको, एंड दीज एग्रीगेशंस वर कॉल्ड कोसर्वेट्स बाय पैरन. ये यहाँ पे लिखा है कोसर्वेट, ये कोसर्वेट्स. और दूसरा एक आदमी था सिडनी फॉक्स. सिडनी फॉक्स नाम पे मत जाना, इसका कोई मीनिंग नहीं, नाम है बंदे का भाई, ठीक है. तो सिडनी फॉक्स, इस बंदे ने क्या बनाया? प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर्स.
अब ये लैब में इन्होंने कोशिश करी कुछ प्रोटोबायोन्ट्स बनाने की, मैं डिस्कस करूंगा व्हाट आर प्रोटोबायोन्ट्स, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में आता है। बट उससे पहले मैं ओके वेल आई गॉट दैट। तो जो ये पूरी स्टोरी है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ की, इसको 3 पॉइंट्स में पढ़ते हैं। एक कीमोजेनी, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बायोजेनी, फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग बायोमॉलिक्यूल्स या लाइफ जिसको सेल कह सकते हैं, कॉग्नोजेनी, एवोल्यूशन ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स, डाइवर्सिफिकेशन। कीमोजेनी तो पढ़ लिया, एवोल्यूशन ऑफ केमिकल्स तो आपने पढ़ लिया, केमिकल कंपाउंड्स। बायोजेनी के लिए प्रपोज्ड जो पॉइंट्स हैं, ओपैरन के कोसरवेट, सिडनी फॉक्स के प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर्स, द प्रोटोबायोन्ट्स, उनके बारे में डिस्कस करना भी बाकी है बायोजेनी के लिए, कि भाई वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, क्योंकि लाइफ वही है जो मल्टीप्लाई कर सके। लाइफ बन गई और फिर मर गई तो फिर फायदा क्या, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगी, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा उसके अंदर, तो फिर फायदा क्या लाइफ। तो वही कहना चाह रहा है। बायोजेनी का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल जैसे डीएनए आरएनए सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो these molecules are formed which can self replicate and can lead to the formation of the life that is cell। और सेल बनने के बाद तो फिर आप जानते ही हैं, प्रोकैरियोट पहले आया था, फिर बाद में यूकैरियोट आया, फिर उसके बाद यूकैरियोट्स में भी प्रोटिस्टेंट्स, फिर कुछ प्लांट्स की तरफ निकल गए और ये एनिमल्स बन गए। एनिमल्स में भी पॉरीफेरा, नीडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटी, निमेटी, एलिडा, आर्थ्रोपोडा, सब जानते तुम लोग, सब पढ़े लिखे बच्चे हैं यहाँ पे। तो वो एवोल्यूशन ऑफ जो वेरियस लाइफ फॉर्म्स है उसको लिए बोल देंगे हम कॉग्नोजेनी। एग्जाम में सवाल कभी नहीं आया, पर ये 3 टर्म है, इनके मीनिंग पता होने चाहिए। तो बड़ा आसान है। कीमोजेनी का मतलब केमिकल हो गया, बायो का मतलब हो गया सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स, और कॉग्नो का मतलब हो गया एवोल्यूशन ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स। कोई नहीं, हो जाएगा याद। वैसे भी मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं रहा इस चैप्टर में ना, तो हो जाएगा। और पहला सेल बनाएंगे, तो पहला सेल बनाने के लिए, अरे हाँ, पहला सेल तो बनाएंगे, पहली लाइफ बनाएंगे। सेल तो खैर हम बना ही नहीं सकते, बस प्रपोज्ड हाइपोथीसिस पढ़ेंगे हम लोग। जो हाइपोथीसिस दी गई है वही पढ़ पाएंगे। हाँ, इट इज ऑल हाइपोथीसिस, वी नेवर नो कि क्या हुआ और कैसे हुआ। Whatever were the कौन सी forces थी that led to the formation of the cell, I don't know। चलो उसको पढ़ने से पहले एक बात ये पढ़ लेते हैं कि जिंदगी की 3 जरूरतें हैं, 3 prerequisites of life। अब तुम लोग ये मत सोचो सर ये रोटी कपड़ा और मकान क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ना, रोटी कपड़ा मकान तो सब जानते ही हैं। ये जो जिंदगी है ना, ये पानी में बन रही है, और ये प्रिमिटिव ओशन का वाटर है, और इसमें जो ये लाइफ बन रही है ना, रहवाल बस 5 मिनट की बात है, झेल लो। ये जो लाइफ बन रही है, इसमें जो लाइफ के फीचर्स हैं वो पता होने चाहिए। व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। पहली रिक्वायरमेंट, there must be a supply of replicators। ठीक, अग्रवाल, you got that, शाबाश, तुरंत आंसर कर दूंगा। there must be a system of replicators, मतलब कि मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, रेप्लिकेटिंग यूनिट होना चाहिए। अब आरएनए है वो भी रेप्लिकेट कर पाए, डीएनए है वो भी रेप्लिकेट कर पाए, उससे सेल भी रेप्लिकेट कर पाए।
copying of these replicators must have been subject to error via mutation. म्यूटेशन भी जरूरी है, अगर वो रेप्लिकेट करते हो तो उसमें थोड़ा सा म्यूटेशन भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन नहीं होगा तो डाइवर्सिटी नहीं आएगी, डिफरेंस नहीं आएगा। बिकॉज आप जानते हैं कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन इज म्यूटेशन। पढ़ा बॉटनी में आप लोगों ने, शायद ये आप लोग पढ़ने वाले हो, मे बी आई डोंट नो म्यूटेशंस आप लोग पढ़ चुके हो नहीं। जेनेटिक्स में आ रहा है पॉइंट म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ये टॉपिक है, मैम आपको बताएंगे बहुत अच्छे से। तो मतलब कि जब भी रेप्लिकेशन हो रहा हो तो उसमें कहीं ना कहीं अगर म्यूटेशन हो जाए तो बेटर ही है, बिकॉज उससे वेरिएशन आने के चांसेस हों। और ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वेरिएशन होगा तो दे विल बी एबल टू अडैप्ट इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये पहले चैप्टर का ही पॉइंट है जो डिस्कस किया। एंड फाइनली ये जो रेप्लिकेटिंग सिस्टम है, यानी कि जो सेल है, इसके पास एनर्जी होनी चाहिए और इसका एक पार्शियल आइसोलेशन होना चाहिए फ्रॉम द जनरल एनवायरनमेंट। बिल्कुल, अब मेरी बॉडी है या आपकी बॉडी है, वी आर आइसोलेटेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। डेफिनेटली व्हाट आर द रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, I mean, they are not taking place outside the body. ठीक है ना? तो I mean कि we are partially isolated from the general environment. We are having energy source because respiration चल रहा है। अब इसकी बात करें तो पहला सेल जब बना होगा तो उसके पास एनर्जी सोर्स जो रहा होगा, that would have been कोई जियोथर्मल एनर्जी होगी या कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आसपास पानी में बनेगा तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को यूज कर लेगा फॉर मेटाबॉलिज्म, जैसे प्रोकैरियोट्स करते थे। हमने पढ़ा है आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया ये यूज करते थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी यूज करते हैं सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल। तो ऐसी एनर्जी भी मिलनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि अभी तो हम शुरुआत की बात कर रहे हैं ना। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खाना खाऊंगा तो रेस्पिरेशन होगा। अभी तो मैं बात करूँ कि पहला सेल जो बनेगा उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वाटर के अंदर एनर्जी होनी चाहिए, तभी मिलेगी उसको। चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको मिले, मेटाबॉलिज्म करे फिर उसका वो एंजाइम्स के थ्रू, और या फिर कोई हीट एनर्जी हो जो उसको मिलती रहे मिले। आई मीन तो कुछ एनर्जी मिलनी चाहिए इन्वायरमेंट से और आइसोलेशन होनी चाहिए। सेल के अंदर जो रिएक्शन चल रही है वो रिएक्शन बाहर नहीं हो, ठीक है ना? तो ये कुछ 3 रिक्वायरमेंट्स हैं लाइफ की, और इन्हीं 3 रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए ओपैरन ने और सिडनी फॉक्स ने लैब के अंदर कुछ आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स जिनको प्रोटोबायोन्ट्स कहते हैं उन्होंने बनाए टू चेक वेदर इसमें कोई पॉइंट अगर एप्लीकेबल हो जाए। अब म्यूटेशन का पॉइंट तो प्रिमिटिव अर्थ पे एप्लीकेबल है, क्योंकि म्यूटेशन, प्रिमिटिव अर्थ वाज वेरी हॉट, टेम्परेचर वाज वेरी हाई एंड हीट कैन कॉज म्यूटेशन डेफिनेटली। तो प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर म्यूटेशन की पॉसिबिलिटी तो थी, सेकंड पॉइंट तो ठीक हो जाता है। बस यही बात है कि रेप्लिकेटिंग सिस्टम कैसे बना ये अभी पता नहीं किसी को। हाँ, म्यूटेशन हुआ होगा ये तो खैर क्लियर है, बिकॉज टेम्परेचर वाज वेरी हाई। तो बस वही बात है कि पहला सेल कैसे बना ये आज तक किसी को नहीं पता। ओके, तो दिस वाज द पॉइंट्स, ये सारी थ्योरी थी एंड दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। और अगर किसी को कोई डाउट पूछना है तो यू कैन आस्क ऑन द चैट, और इफ यू वांट टू स्पीक देन यू कैन स्पीक आल्सो। एनी डाउट्स? कुशाग, अंकुर, रिया, जोया, अपूर्वा, कोई डाउट है किसी को? वो एक थ्योरी आगे आई तुषार अग्रवाल, ये एक जो हमने डिस्कस किया था, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। एक आगे जो थ्योरी है वो आरएनए मॉडल करके थ्योरी है,
वो मैंने डिस्कस नहीं करी आज, उसमें समझाना पड़ेगा। देखो कॉस्मोसॉइड थ्योरी जो होती है, कॉस्मोसॉइड थ्योरी के बारे में अभी रिसर्च चल रही है और बहुत से साइंटिस्ट यही मानते हैं कि लाइफ केम फ्रॉम द आउटर स्पेस। तो ट्रू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी जो एक्सेप्टेड थ्योरी राइट नाउ हमारे सामने है वो केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लेकिन हाँ बिल्कुल एक केमिकल एवोल्यूशन ही है। और आरएनए मॉडल जो आप कह रहे हो कुशाग अग्रवाल, वो बेटा ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि प्रोटीन बाद में आया, आरएनए पहले आया। कुछ लोग कहते हैं नहीं, आरएनए पहले आया, प्रोटीन बाद में आया। वो इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, लेकिन जब से आरएनए की डिस्कवरी हुई ना कि आरएनए कैन आल्सो एक्ट एज एंजाइम, लाइक राइबोजाइम की डिस्कवरी करी सेक इट एल ने, एल्टमैन इट एल ने डिस्कवर किया राइबोन्यूक्लियस पी। इफ यू सी द बायोमोलिक्यूलर एंजाइम सेक्शन आई टोल्ड यू कि आरएनए कैन एक्ट लाइक एंजाइम्स, है ना। तो इसलिए आरएनए पहले बना होगा और फिर आरएनए ने प्रोटीन्स बनाए होंगे और उन प्रोटीन्स में से एंजाइम्स बने होंगे जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उससे फिर डीएनए बन गया होगा और डीएनए क्योंकि मोर स्टेबल था देन आरएनए, देन डीएनए रिप्लेस्ड आरएनए। तो कुछ लोग कहते हैं, आई मीन अभी भी एक्सेप्टेड इस चीज के बारे में जानते हैं वैसे, मतलब कुछ लोग तो एक्सेप्ट करते हैं और क्वेश्चन भी आता है कि फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल वुड हैव बीन आरएनए। ऐसा पॉइंट में आगे पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट टर्म पे आएगा चीज। पिछले स्टेटमेंट का पिछले एस्ट्रोजन सीक्रेटेड ड्यूरिंग प्री ओव्यूलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग? बेटा एस्ट्रोजन का फॉलिकल के डेवलपमेंट में डायरेक्ट रोल नहीं है ना। एस्ट्रोजन का जो मेन फंक्शन है वो प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो अगर मैं कहूं कि एस्ट्रोजन इज प्लेइंग अ डायरेक्ट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल, तो वो नहीं प्रॉपर है। हाँ, एस्ट्रोजन गिव्स पॉजिटिव फीडबैक टू एलएच, एलएच कॉजेज ओव्यूलेशन, तो डायरेक्ट रोल नहीं है एस्ट्रोजन का in the development of the follicle. सान्या, एक क्वेश्चन सान्या ने पूछा था अभी कि एस्ट्रोजन in the pre-ovulatory phase of menstrual cycle helps in development of the follicle. This statement is wrong. Yes, बताना कि एस्ट्रोजन का डायरेक्ट रोल नहीं है। हाँ, एलएच को वो प्रमोट कराता है, फिर एलएच करता है डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल, दैट इज ओव्यूलेशन। तो वो इनडायरेक्टली रोल प्ले करता है, डायरेक्टली नहीं करता। Anything else? पूरा कुछ पूछना है? Actually फेस टू फेस बात नहीं हो पाती ना। I just wanted to ask कि अगर कोई इंटरेक्शन फेस टू फेस कोई बात करनी, इंटरेक्शन कोई कुछ चीज पूछनी, डायरेक्टली फेस टू फेस समझ में आ जाती, जो वैसे राइटिंग में कभी कभी नहीं समझ में आती। तो कुछ पूछना तो पूछ लो। ओके देन, तो आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हैं। तो ठीक है, आई कंक्लूड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।